आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों में टॉपिक था ब्लड रिलेशन, कंप्लीट करना है ना? ब्लड रिलेशन था सर, बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। अभी अगल बगल आप लोग मेरी शीट मैनेज कर लीजिए एक दूसरे के साथ, ठीक है? और शीट बाकी भेज दिलवा रहे हैं आप लोगों को। दिखाई पड़ रहा है ना आपको? किधर दिखेगा? चलिए कोई वीडियो बताइए उसको भी वहां पर करो। रैशनल जब सीट्स हैं क्या अपने पास? देखिए दीजिएगा। तो ये बताइए शीट में हम लोग कहां तक डिस्कस कर चुके थे? कुछ याद है हम लोगों को? हाँ जी 22 तक है ना? चलिए आज आगे बढ़ते हैं। ये पजल बेस्ड क्वेश्चन अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं पेपर में, सो बी फोकस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27 ये एक ही परिवार के हो गया था। ओके चलिए तो 28 वाला देखते हैं। 6 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 दंपति, 6 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 दंपति मतलब 2 हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अच्छी बात है। वकील परिवार का मुखिया है और उसके केवल 2 ही पुत्र हैं, मुकेश और राकेश, और दोनों ही अध्यापक हैं। चलिए एक काम करते हैं, वकील परिवार का मुखिया है बेटा, वकील परिवार का मुखिया है। हमने यहां पर लिख दिया कि ये है एक वकील साहब, ये परिवार के मुखिया हैं और इनके 2 पुत्र हैं और उन दोनों ही पुत्रों के नाम दिए गए हैं बेटा, मुकेश और राकेश। तो ठीक है, हमने एक पुत्र का नाम लिख दिया मुकेश और एक का नाम राकेश। ठीक है, मुकेश और राकेश ये 2 हैं इनके पुत्र। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया और दोनों ही अध्यापक हैं, तो इनके ऊपर भी प्रोफेशन लिख देते हैं अध्यापक, अध्यापक, और इनके ऊपर भी इनका प्रोफेशन लिख देते हैं अध्यापक। चलिए दोनों का जो प्रोफेशन है वो अध्यापक है, टीचर्स। अच्छा हम लोग करेंगे क्या कि जो पुरुष है बेटा मेल, उनको हम लोग दिखाएंगे प्लस निशान से, प्लस साइन से, और जो फीमेल्स है जो महिलाएं हैं उनको माइनस साइन से, है ना, अपने ऐसे पहचान के लिए। तो अगर पुत्र है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस होगा, पुरुष होगा, पुत्र है तो प्लस होगा। अच्छा बेटा ये जो तीर का निशान एरो जिसकी तरफ लगा होता है, ये तीर का निशान, ये तीर का निशान, ये जो एरो है ये जिसकी तरफ लगा होता है, ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। मतलब पुत्र यहाँ कहा गया है तो मुकेश को कहा गया है, और यहाँ पर पुत्र किसको कहा है? राकेश को। तो चलिए ये तो एक सिग्निफिकेंट हो गया। आगे बात को आगे बढ़ाते हैं। सर क्या कहा गया? श्रीमती रीना और उनकी सास दोनों ही वकील हैं। तो श्रीमती रीना और उनकी सास दोनों ही वकील हैं, बिल्कुल होगी। आगे बढ़िए। बोला गया मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है और उनका एक पुत्र है अजय। तो मुकेश की पत्नी, मुकेश की पत्नी तो बीइंग अ वाइफ, एक पत्नी होने की वजह से महिला होगी, और इनका प्रोफेशन दिया गया है कि ये क्या है? डॉक्टर है। मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है और उनका एक पुत्र है, उसका नाम क्या है? अजय। तो ठीक है, इनका एक बेटा है, उस बेटे का नाम है अजय। चलिए कहानी हो गई यहां तक। अच्छा एक बात हमसे कही गई थी कि श्रीमती रीना और उनकी सास दोनों वकील हैं। अगर हम कुछ ऐसा करें कि राकेश की पत्नी हम रीना को बना दें, राकेश की पत्नी हम रीना को बना दें और इनको कह दें कि ये वकील है, तो श्रीमती रीना और इनकी सास दोनों ही वकील हैं। अगर हम इनको सास कहते हैं, दोनों ही वकील हैं, पॉसिबल हो सकता है। सर आगे बढ़े। बोला गया फिलहाल मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर, उनका एक पुत्र अजय। अच्छा गौर करिए, आपसे शुरुआत में सबसे पहला पॉइंट क्या बोला गया था? परिवार में कितने सदस्य हैं? 6। चेक करिए, हमने 6 बॉक्स बनाए, 6 डिब्बे बनाए हैं क्या? ये लीजिए 6 ही होने चाहिए।
1 2 3 4 5 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा मतलब इसी पहले पॉइंट में एक बात और बोली थी कि 6 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 दंपति। देखिए एक तो पति पत्नी है, एक पति पत्नी हुआ है, 2 दंपति हैं बेटा। आगे देखते हैं। वकील परिवार का मुखिया है, तो मुखिया ऑब्वियस सी बात है, जो गार्जियन है ऊपर वही तो मुखिया हुए। ठीक, वकील परिवार का मुखिया है और उसके केवल 2 ही पुत्र हैं, मुकेश और राकेश। तो देखिए वकील परिवार का मुखिया, उनके 2 ही पुत्र हैं, मुकेश और राकेश। आगे देखिए क्या कहा है, दोनों ही अध्यापक हैं। तो अगर आप गौर करेंगे तो मुकेश और राकेश दोनों के ऊपर हमने अध्यापक लिखा हुआ है। आगे पढ़िए सर। आगे बोला गया है श्रीमती रीना और उनकी सास दोनों ही वकील हैं। अगर आप गौर करेंगे तो श्रीमती रीना ये है और इनकी सास ये है। नाम नहीं पता लेकिन यहाँ पर होंगी, क्योंकि देखिए परिचय कुछ इस प्रकार से है कि एक महिला है, इन महिला के 2 बेटे हुए, एक बेटा है राकेश, एक बेटा है मुकेश। तो जाहिर सी बात है ये दोनों बेटे इनको माताजी कहेंगे, है ना। तो अगर माताजी कहेंगे तो इन माताजी के लिए ये बहू तो कहलाएगी, है ना। बेटे की पत्नी मतलब बहू, डॉटर इन लॉ। बोला गया श्रीमती रीना और उनकी सास दोनों ही वकील हैं। आगे बोला गया मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है और उनका एक पुत्र है अजय। मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है और इनका एक पुत्र है अजय। चलिए कहानी का फिर देखिए। इस सवाल में सबसे बड़ी बात क्या है आपको पता है, 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पहला देखिए 2 एक्सेप्शन है, अपवाद है इसमें। तो पहला, हम लोग जिस कल्चर पे रहते हैं अपने हिंदुस्तान में, हम लोगों में ऐसा माना जाता है कि परिवार का मुखिया एक पुरुष ही होता है, पुरुष। आप चेक करना, यहाँ परिवार का मुखिया एक महिला है। पहला एक्सेप्शन ये, पहला अपवाद ये। और बेटा दूसरी बात ये है कि अगर कभी भी आपसे कोई कहे कि वहां पर एक इंसान है वो वकील है, तो जैसे ही हम वकील बोलेंगे आपके दिमाग में आएगा वकील मतलब पुरुष होगा। बहुत ही कम दिमाग में ऐसा लॉजिक आता है कि वकील एक महिला भी हो सकती है। हो क्यों नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर ये दोनों ही अपवाद काम कर रहे हैं। आप देखिए परिवार का मुखिया जो है वो एक पुरुष नहीं एक महिला है ना। और इसके अलावा यहाँ पर जो वकील है वो दोनों की दोनों महिलाएं हैं। देखिए दोनों महिलाएं वकील हैं, दिखाई पड़ रही है। तो ये 2 अपवाद हैं जिस वजह से डायग्राम बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ इस सोच को भी आप रखिएगा अपने अंदर कि हाँ सर परिवार का मुखिया एक महिला भी हो सकती है और महिलाएं वकील भी हो सकती है, दोनों बातें। चलिए आप बात को आगे बढ़ाते हैं। पहला पढ़िए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया सर। क्वेश्चन नंबर 28 पे बेटा हमसे ये कहा गया, बेटा इसको ऑन कर लो, प्लग के बगल में स्विच है, प्लग के बगल में इसको ऑन कर लो। तो देखो 28 नंबर में क्या कहा गया, पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से दंपति है, मतलब हस्बैंड वाइफ का कौन सा पेयर है कंफर्म इनमें से। तो पहला ऑप्शन दिया है वकील अध्यापक। देख कर बताओ क्या वकील अध्यापक दंपति है कि नहीं, पति पत्नी स्पाउस है, ठीक है। तो यही सही हो गया पहला। 29 पढ़िए, राकेश की पत्नी का पेशा क्या है। देखिए राकेश की पत्नी करती क्या है, राकेश की पत्नी क्या करती है, वकील है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। अगर आप देखोगे तो एक ये अजय पुरुष है, एक मुकेश है और एक राकेश, 3 है सर, ऑप्शन नंबर बी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अजय के ग्रैंडफादर का पेशा क्या है, मतलब अजय के ग्रैंडफादर करते क्या है। अजय के दादाजी अभी दिखाई कहीं नहीं पड़ रहे भाई। अजय अगर देखा जाए तो अजय के माता पिता तो ये दोनों हो गए, और पिता के पिता जो होते वही तो ग्रैंडफादर होते हैं, दादाजी। अजय के ग्रैंडफादर तो हमको दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं, हो सकता है ना हो। लेकिन अगर अजय के ग्रैंडफादर नहीं है मान लो इस दुनिया में, तो भी क्या हुआ, पूछा ये नहीं गया कि वो है कि नहीं है, ये पूछा गया कि वो करते क्या है या उनका पेशा क्या था। तो कभी भी ध्यान रखना, व्यक्ति भले ही इस दुनिया से चला जाए लेकिन उसका जो पेशा है या जो ऑक्यूपेशन है, जो उसका प्रोफेशन है, वो तो आप बता ही सकते हो ना, ठीक। तो अजय के ग्रैंडफादर का परिचय आपको पता ही नहीं है, इसलिए हम आंसर लगाएंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। देखिए और 32 में क्या कहा गया, अजय का पेशा क्या है। तो अजय के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अजय के बारे में अगर कुछ दिया नहीं है इसका ये मतलब थोड़ी ना कि कुछ करते ही नहीं होंगे। हो सकता है कुछ करते हो, बताया ना गया हो, और हो सकता है वाकई में कुछ ना करते हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अजय का पेशा क्या है निर्धारित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें अपने हिंदुस्तान में खास तौर से नॉर्थ इंडिया में एक
रिवाज है विशेष प्रकार का। कौन सा रिवाज है तुमको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पर बाबा समझ लो, ग्रेट ग्रैंडफादर, मान लेते हैं वो आईएएस थे या भारत सरकार में मान लेते हैं किसी भारत सरकार के किसी मंत्रालय में मंत्री थे, और उसके बाद से उस पोस्ट पर या उस जैसी पोस्ट पर आज तक कोई नहीं रहा आपके यहाँ, ठीक, पर बाबा चले गए, मंत्री थे भारत सरकार में, चले गए। अब उसके बाद में भाई साहब, आज मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप अभी आज की पीढ़ी हो, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई रिश्ता होता है और जब रिश्ता जुड़ रहा है किसी भी लड़की से, आपकी शादी होने जा रही है, तो आप पता है परिचय में क्या बताओगे? आप उन परबाबा का परिचय जरूर दोगे, भले वो इस दुनिया में नहीं है, उनसे कोई लेना देना नहीं है आपका, परबाबा जिनको आपने देखा तक नहीं, तो आप बताते जरूर मेरे परबाबा गृह मंत्रालय में थे। बताइए गलत तो नहीं कह रहे हैं? जब कोई बड़ी पोस्ट होती है ना खानदान में, तो चाहे वो जितनी पुरानी हो, लेकिन बताते जरूर है, केवल किस लिए? रंगवासी बनने के लिए। एक्चुअली में यही वर्ड थोड़ा सा बेहतर रहेगा, अपने हिंदुस्तान का ये रिवाज है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भले इंसान इस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन अगर उसका पद कोई विशेष होता है तो वो जिंदा रहता है हमेशा के लिए। मैंने भी देखा है, हमारे मतलब ममाने पक्ष में एक रिश्तेदार लगते हैं, थोड़ा सा हमारे घर के पास में उनका घर है, तो मैंने देखा है कि उनके पर बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे होंगे, सर्टिफिकेट वगैरह उनका होगा, बने रहे होंगे। सोचिए उनके जो अब आगे के जो उनके बच्चे हैं, जो संतानें हैं, या कह सकते हो जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उनको जॉब मिली है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के आधार पर, सर्टिफिकेट बनवा के जॉब मिली बढ़िया सी। अब आप समझ सकते हैं, तो आदमी उनके पद का लाभ उठा रहा है ना, उन्हीं के आगे के जो परिवार के और वंश के लोग हैं वो लोग उठा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंसान भले ही ना यहाँ पर जीवित दिख रहा हो, लेकिन उसका पद जीवित रहता है हमेशा के लिए। चलिए, तो फिलहाल पूछा गया अजय के दादाजी का पेशा क्या है, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, और अजय का पेशा क्या है, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर 33, 34, 35 को भी निपटाते हैं जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए सर। बेटा एक नोट कर लो जल्दी से, डायग्राम नोट कर लो जल्दी से। अरे प्रियांशु, रोहित ये बता दो पूरा पूरा जल्दी से नोट करिए, फिर अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, चलिए हटा दें सर इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 आइए देखते हैं। ठीक है सर, ठीक है कर देते हैं। चलिए 33, 34, 35 आइए देखिए। क्या कहा गया हमसे, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 में कि एक परिवार में, बेटा आप भी बैठ जाओ, किसी के साथ आगे आ जाओ, बैठ जाओ। एक परिवार में 10 सदस्य हैं, ABCDEFGH I और J, ठीक है, और परिवार की 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं। परिवार में 3 शादीशुदा जोड़े भी हैं, पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर बराबर है। A J की बहू है, ठीक है, अच्छी बोला गया।
ए जे की बहू है, बी के भाई आई की सिर्फ एक बहन है, ठीक है, आई लिखा है ना शायद, जे लिखा है क्या, आई लिखा है मेरे ख्याल से, आई है, बी के भाई आई की सिर्फ एक ही बहन है, एच और बी शादीशुदा जोड़ा है। चलिए अब यहीं से शुरू करते हैं, यहां से थोड़ा सा अरेंज करने में आसानी रहेगी। एच और बी एक शादीशुदा जोड़ा है, ठीक, देखना बेटा, गौर करना। बी की पत्नी हमने बना दिया एच को, क्योंकि बी और एच शादीशुदा जोड़ा है, महिला। ऐसा इसलिए किया क्योंकि पढ़िए आगे पॉइंट दिया हुआ है, मतलब इसमें दिया हुआ है एच सी की मां है, तो अगर एच सी की मां है तो जाहिर सी बात है एच एक महिला होगी, एच एक महिला होगी, और महिला होगी तो जाहिर सी बात है शादीशुदा जोड़े में होने की वजह से बी को पुरुष बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो एच सी की मां है, ठीक है, तो एच सी की मां है, तो हमने एच की बेटी बना दिया सी को। बेटी क्यों बनाया, बेटा भी बना सकते थे, बेटी ही क्यों बनाया, पढ़िए आगे पॉइंट लिखा हुआ है सी ई की बहन है, तो अगर सी ई की बहन है तो सी एक लड़की तो होगी, है ना, जाहिर सी बात है बेटा, इसलिए हमने बेटी बनाया। अच्छा, सी जो है वो ई की बहन है, तो अगर ई की बहन है तो हमने ई को भी संतान बना दिया एच की, एक तो ये हिसाब किताब हो गया है। अच्छा अब थोड़ा सा वापस से चलते हैं शुरुआत से। ए जे की बहू है और बोला गया बी के भाई आई की सिर्फ एक ही बहन है, बी के भाई आई, तो बी का एक भाई है, बी के भाई आई, बी के भाई आई की सिर्फ एक ही बहन है, एक ही बहन, सिर्फ एक ही बहन है। हम ये भी कह सकते हैं इकलौती बहन है ना बेटा, तो बी के भाई आई की सिर्फ एक ही बहन है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, एच और बी शादीशुदा जोड़ा है, ठीक है, डी जी का दामाद है, डी जी का दामाद है, अच्छी बात है, और एफ डी का इकलौता पुत्र है, एफ डी का इकलौता पुत्र है। एक काम कर लेते हैं, क्या बोला गया, डी जी का दामाद बनाया गया ना, तो दामाद के लिए काम कर लेते हैं, इनका पति डी को बनाते हैं और यहां लिख देते हैं जी, जी, हाँ, जी डी की मां है, तो महिला, तो इनका एक बेटा हमने बना दिया, ये एक बेटा हमने बना दिया इनको, और एक बेटी बना दिया इनको। देखा जाए तो जी एक महिला थी, उनके 3 बच्चे, एक बेटा है बी, एक बेटा है आई और एक बेटी है, यहां पर नाम नहीं पता, खैर कोई बात नहीं, तो कुल मिला के 3 बच्चे, और इस बेटी की शादी जिससे भी होगी वो दामाद ही तो कहलाएगा, तो इस समय देखा जाए तो जो डी है वो जी का दामाद है। आगे बढ़िए, डी जी का दामाद है, ठीक है। अच्छा आखिरी का एक पॉइंट और दिया, एफ डी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है बेटा, जो एफ है वो डी का इकलौता पुत्र है, ठीक है। अच्छा शुरुआत से देखते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ए जे की बहू है, तो ए जे की बहू है, तो अभी तक हमने जे कहीं नहीं लिख पाए और ए कहीं नहीं लिख पाए, तो ए जे की बहू है, ए जे की बहू है। अगर एक कॉम्बिनेशन यहां से ऐसा सोचो आप कि कुछ ऐसा हिसाब किताब सोचो बेटा कि जे का बेटा जे का बेटा आप बना दो डी को, ठीक है, जे का बेटा बना दो डी को, और बेटे की पत्नी बना दो ए को। देखकर बताओ क्या इस समय जो ए है वो जे की बहू कहला रही है, जरा सोच के बताओ, देख लो बेटा, जे का बेटा आपने किसको कहा, डी को, बेटे की पत्नी कौन है, नहीं इसकी पत्नी ए है ना, तो बेटे की पत्नी जो होगी वो बहू तो कहलाएगी, तो इस समय ए जे की बहू बिल्कुल हो रही है, कंफर्म है। तो बात को शुरू से पढ़ते हैं, ए जे की बहू है, दिखाई पड़ रहा है, बी के भाई आई की सिर्फ एक ही बहन है,
बी के भाई आई की सिर्फ एक ही बहन है। चलिए आगे पढ़िए। एच और बी शादीशुदा जोड़ा है, ये रहा शादीशुदा जोड़ा। आगे देखिए बेटा, बोला गया एच सी की माँ है, जो एच है वो सी की माँ है। जाहिर सी बात है कि अगर सी उनकी बेटी है तो सी की माँ है एच। आगे पढ़िए बेटा, बोला गया जी बी की माँ है। देखकर बताओ इस समय जो जी है क्या वो बी की माँ कहला रही है कि नहीं? भाई बी जो है वो एक लड़का है और जी एक महिला है, और उस महिला का अगर ये बेटा है तो ये बेटा उनको माँ तो कहेगा। ठीक है आगे बढ़िए बेटा। डी जी का दामाद है। देखकर बताओ इस समय जो डी है क्या वो जी का दामाद सिद्ध हो रहा है कि नहीं? भाई जी की बेटी कौन है? ए, और बेटी का पति दामाद ही तो कहलाएगा। अच्छा आगे पढ़ो बेटा। सी ई की बहन है, सी ई की बहन है, जो सी है वो ई की बहन है। बात सही है नहीं? भाई एच की बेटी है और एच की एक संतान है, तो ये संतान जो है वो सी को बहन तो कहेगी। चलिए आगे पढ़िए। एफ डी का इकलौता पुत्र है, वो रहा एफ डी का इकलौता पुत्र है। अच्छा अब कुछ बातें रह गई हैं जिनका इस्तेमाल करना है हम लोगों को। जैसे बोला गया था शुरुआत से पढ़ो, एक परिवार में 10 सदस्य हैं, तो 10 लोगों के नाम यहाँ पर होने चाहिए। चेक करिए 10 नाम लिख चुके हो? काउंट करो, पूरे 10 हो गए? अच्छा आगे पढ़ो बेटा। बोला गया परिवार में 3 पीढ़ियां हैं, बिल्कुल है। सबसे ऊपर वाली पीढ़ी है जी और जे वाली पीढ़ी, जी और जे वाली। उनके बाद की पीढ़ी है एच बी आई ए डी वाली, और उनके बाद की जनरेशन है ई सी एफ वाली। 3 पीढ़ियां हैं। अच्छा उसके बाद देखो बेटा, बोला गया परिवार में 3 शादीशुदा जोड़े हैं, बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ध्यान दिया जाए तो शादीशुदा जोड़ों में एक तो ये हो गया, एक वो हो गया, और अभी बचा है ना एक जोड़ा, शायद एक और बनाना, एक शादी और करवाओ किसी की। जी जे की शादी मत करवा तो बवाल हो जाएगा। ये बेटी है वो बेटा है, शादी कहाँ करवा देना। जी जे की नहीं करवा पाएंगे, किसी और की करवा दी जाए शादी, और है ना, उनकी शादी करवाना सही नहीं है। हाँ किसकी करा दे? एफ और सी। एफ सी कहाँ शादी करवा दे रहे हो? कजन है भैया, एफ सी की शादी कर। अच्छा खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। परिवार में 3 शादीशुदा जोड़े हैं, पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। क्या पूरे 10 डिब्बे बन चुके हैं? चेक करो जरा। एफसी शादी ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना करवाते थे, कुछ लॉजिक में होना चाहिए, पॉइंट पे तो होना चाहिए। अच्छा सुनिए, तो अभी परेशान मत होइए, ये बताइए मुझे 10 डिब्बे बन चुके हैं क्या? हो चुके हैं ना? ठीक। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर बराबर है। जरा काउंट करो कितने पुरुष कितनी महिलाएं। मतलब बराबर का मतलब ये होता है कि 10 लोग हैं तो 5 पुरुष होने चाहिए, 5 महिलाएं। जरा गिन लेते हैं महिलाएं हम कितनी लिख चुके हैं। 1 2 3 4 लिख चुके हैं। एक महिला भी और बची है लिखना, और बची है। ई का कोई जरूरी नहीं कि महिला हो। जरा चेक करिए किस पॉइंट के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि ई महिला है। उस पॉइंट के आधार पर कि सी ई की बहन है। सी ई की बहन है तो मतलब सी एक लड़की है, तो जरूरी है कि ई जो हो उसका भाई हो। भाई भी हो सकता है और बहन भी। ई का जेंडर अभी कंफर्म नहीं। फिलहाल अगर देखा जाए, क्या आप बताइए, अब 5 महिलाएं कंफर्म हो गई हैं। 1 2 3 4 5। अच्छा पुरुषों की बात करो, वो भी 5 ही होने चाहिए सर। चेक करो पुरुष जरा, 1 2 3 4। अब एक पुरुष हमको और बनाना है, तो एक पुरुष और एक काम करते हैं, अब इनको बना देते हैं बेटा, तो हो जाएंगे 5 पुरुष। एक अभी जो आपकी समस्या चल रही है उसका समाधान भी हम कर देते हैं, अभी उस समस्या का समाधान भी अभी कर देते हैं। फिलहाल 5 पुरुष 5 महिलाएं हो गई। ठीक। अब हमको जो नाम दिए गए थे वो केवल 10 दिए गए थे। 10 दिए गए थे बेटा, 10 ही तो नाम दिए गए थे। ठीक। तो हम 11वां नाम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। 11वां नाम जो है उसको हम यूज ही नहीं करेंगे। देखो ये जो हमने एक्स्ट्रा डिब्बा बना दिया है, ये 11वां डिब्बा है।
जबकि नाम तो 10 ही दिए गए थे। चेक करना जो 10 नाम दिए गए थे उन 10 नामों का परिचय क्या कंप्लीट कर चुके हो आप? चेक करिए। इस 11वें के बारे में भी हमने कुछ लिखा ही नहीं कि ये कौन है। ABCDEFGHIJ में से इसको हमने शामिल ही नहीं किया। अच्छा, ये एक्स्ट्रा है, मतलब ये हमने ऐसे इसलिए बना दिया है बेटा क्योंकि जिससे कि हमारे 3 शादीशुदा जोड़े दिख सके, एक ये और एक यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? अच्छा, जो हमने ये बनाया है ये इस इधर के बजाय उधर भी बना सकते थे। जैसे हमने जी के साथ शादीशुदा जोड़ा बनाया है ऐसे ही बेटा हम चाहते तो जे के साथ भी बना सकते थे। अभी सर्टेन नहीं है, फिलहाल जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से तो काम हो गया। आइए क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा शायद क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन पढ़िए क्योंकि कंडीशनल सवाल है, ये जानकारी दी है कम है इसमें। पढ़िए 33 नंबर क्या दिया गया? क्या दिया गया पढ़ो? यदि B X का दामाद है, B किसका दामाद है बेटा? X का। अगर B X का दामाद है तो पता है B X का दामाद कैसे हो जाएगा? सोचना, अगर H जो है वो X की बेटी हो जाए थोड़ी देर के लिए, ये कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं। कंडीशनल क्वेश्चन की खूबी होती है कि इसमें यदि लगा होता है। यदि ऐसा हो तो बताओ जवाब क्या होगा? यदि, इनको कंडीशनल क्वेश्चन बोलते हैं। यदि B X का दामाद हो जाए तो मुझे बात देखकर बताओ, इस समय जो B है क्या वो X का दामाद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? भाई X की बेटी कौन है? H, और बेटी का पति कौन है? B। तो आप बताओ बेटी का पति जो होता है वो दामाद होता है कि? इलेक्ट्रिशियन को फोन कर दीजिए, कुछ कंडेंसर के पास रखी नहीं होगी तो कुछ बेटा देख कर बताओ इस समय जो B है क्या वो X का दामाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो भैया, नहीं समझ पा रहे क्या? भाई एक बात बताओ, H और B पति पत्नी, सही बात है, ठीक। और H बेटी किसकी है? X की। तो X की अगर बेटी है तो बेटी का पति जो होगा क्या वो दामाद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो पढ़िए क्या बोला गया, यदि B X का दामाद हो जाए, यदि B X का दामाद हो जाए तो X C से कैसे संबंधित है? तो X C से कैसे संबंधित है? मतलब यह है कि जो X है वो C का क्या लग रहा है? C का क्या लग रहा है? कि X जो है वो C का क्या लग रहा है? अब आप देखिएगा, हमने लग रहा है बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंफर्म कर लो। सोचो, जो C है, C की मम्मी कौन है? H। और मम्मी के जो पेरेंट्स होंगे वो भैया वो या तो नाना होंगे या नानी कहलाएंगे। भाई X का जेंडर तो पता नहीं ना, अभी X पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो X C का क्या लग रहा है या लग रही है, तो X C के या तो नाना लगेंगे या नानी। क्या हमारी बात सही है? ठीक। अच्छा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बेटा कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगाना पड़ेगा? बताया नहीं जा सकता। 34 पे आ जाइए। यदि Y I की पुत्री हो जाए, थोड़ी देर के लिए मान लो, अगर Y जो है वो I की पुत्री हो जाए, थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर Y I की पुत्री हो जाए, आइए बना देते हैं। अगर Y I की पुत्री हो जाए बेटा, अगर, तो I की पुत्री मैंने ऐसे बना दिया, I की पुत्री हमने ऐसे बना दिया Y को। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि Y I की पुत्री हो जाए तो Y F से कैसे संबंधित है? तो Y F से कैसे संबंधित है? तो जो Y है वो F की क्या लगेगी? तो Y जो है वो F की क्या लगेगी? जरा सोचो, I की बहन है A, तो कुल मिला के जो Y है वो इनको क्या नाम है, बुआ कहेगी कि नहीं? भाई Y के पिताजी कौन है? I। अब पिताजी की बहन जो होती है वो बुआ होती है ना। अब बुआ के पति देव मतलब फूफा, अब फूफा का बेटा मतलब फूफेरा भाई। तो इसको आप इंग्लिश में कजिन भी तो कह सकते हैं। यही पूछा गया कि बताइए कि Y F से कैसे संबंधित है? तो सर Y और F एक दूसरे के क्या लगेंगे सर? ये कजिन लगेंगे। मतलब ये कि एक कहेगा फुफेरा भाई और दूसरा कहेगा ममेरी बहन, एक दूसरे को, है ना। तो ये इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही शब्द आता है, क्या आता है बेटा? कजिन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि Y I का पिता हो जाए, देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने Y को I की पुत्री बनाया था। अब यही होते हैं कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशनल में क्या है कि एक क्वेश्चन में कंडीशन आपने अप्लाई की, अब इसको हटा दो, भूल जाओ, अब वापस से Y को हटा दो यहां से। अब अगली कंडीशन पढ़ो, 35 में क्या दी गई है कि यदि Y I का पिता हो जाए। अगर बेटा Y I का पिता हो जाए, चलो बना दो।
और y अगर I का पिता होगा, सोचो जरा, I का पिता, क्या यहां लिखना उचित रहेगा? पक्का? इस समय y जो है वो I का पिता कहला रहा है कि नहीं कहला रहा? देखिए भाई, I की माता जी कौन है? जी। माता जी के पति देवी है, तो पिताजी हो गए। यदि y I का पिता हो जाए तो d y से कैसे संबंधित है? तो अब बताइए, जो d है वो y का क्या लग रहा है? जो d है वो y का क्या लगेगा? तो y की पत्नी ये है, दोनों पति पत्नी है, दोनों पति पत्नी की बिटिया ये है, और बेटी का पति मतलब दामाद। ऑप्शन कौन सा? सी। हमने आंसर टिक करवाया होगा तो सी लगवाया होगा इसमें, ऐसा ही था ना भैया? क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नोट कर लीजिए बेटा इसको पूरा, ये पूरी कहानी नोट कर लीजिए। ये जो y हमने लिखा है, जो x लिखा है, इनको हटा देना है, इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कंडीशन दी गई है, कंडीशनल क्वेश्चन। x हटा दें, चलो नोट कर दो पहले, फिर हटा दें। चलिए 35 तक हो गया है। ये बताइए 36, 37, 38, 39, 40, 41 में से ऐसा कोई सवाल जो आप ना कर पाए हो, कठिन लग रहा हो, बताइए। कोई सवाल ऐसा जो ना हो पा रहा हो या कठिन लग रहा हो? कोई भी, अगर सारे नहीं आए तो हम सारे लगाने को तैयार है, लेकिन हाँ बस पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपने अगर कोशिश की थी तो आपको कौन सा कठिन लगा बेटा, बताइए। हाँ जी, 38 देख लेते हैं सर, 38 देख लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर दें। हटा देते हैं सर। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर कहाँ गया? सिंबॉलिक रिलेशनशिप। देखिए सर, बोला ये गया कि यदि A परसेंटेज B का अर्थ है कि B की पुत्री A है, आगे पढ़िए। A माइनस B का अर्थ है कि A B का भाई है, और A इंटू B का अर्थ है कि B का पिता A है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प N का पोता या देवता M है, इस संबंध को दर्शाता है? देखना, मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ इसकी, मैंने शायद बताई भी थी उसे, है ना? मैं दोबारा से आज बता देता हूँ। तो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को ईमानदारी से भी कर सकते हो और बेईमानी से भी कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, पहले आपको बेईमानी वाला तरीका सिखा देते हैं, फिर ईमानदारी से भी सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है? तो देखिए इसको करना क्या है, हमने पहले ऑप्शन नोट कर लिए बेटा, पहले इसमें हमने ऑप्शन नोट कर लिए। C परसेंटेज F परसेंटेज N, और चौथा विकल्प दिया गया है N परसेंटेज D इंटू F इंटू C। ठीक है, अब देखो
है क्या क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, बस वो आखिरी की लाइन पढ़ो जो पूछी गई है। कौन सा विकल्प एन का पोता या देवता एम है, इसको दर्शाता है। एन का ग्रैंडसन, इंग्लिश में कह सकते हो ग्रैंडसन, हिंदी में कहा गया पोता या देवता। अच्छा, पोती होती तो उसको देवती कहीं कहा जाता है, ठीक है। पोता या देवता, एन का देवता कौन है बेटा, एम है। अच्छा एक बात बताओ, एन का पोता एम को बताया गया, तो यहां पर जो ये ग्रैंडसन या पोता या देवता शब्द इस्तेमाल किया गया वो एम के लिए किया गया है। एम का पोता एम है, तो मतलब कि एम को बताया गया कि ये है पोता, तो इस हिसाब से क्या ये लड़का होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो बस आप ये समझ लो कि एम का जेंडर आपको दे दिया है कि एम एक लड़का होना चाहिए, एम एक पुरुष होना चाहिए। चलिए एम एक पुरुष होना चाहिए, बस आपको ये देखना है। अब आप हर ऑप्शन में केवल एम पर ध्यान देना, केवल, बाकी किसी पर ध्यान ही मत देना, केवल एम पर। अब यहां देखो कि एम के साथ में निशान कौन सा दिया गया है, परसेंटेज, और एक व्यक्ति जोड़ा गया है, तो बस आप एम के साथ वाला रिश्ता देख लो क्या है, एम परसेंटेज सी। बेटा एम परसेंटेज सी का मतलब वही होगा जो ऊपर पढ़ी है ए परसेंटेज बी का बताया गया। ऊपर देख के बताओ ए परसेंटेज बी का मतलब क्या बताया गया, देख के बताओ ए परसेंटेज बी का मतलब क्या बताया है, ए क्या है, बी की पुत्री ए है। तो बेटा अगर ए परसेंटेज बी से तुम इसकी तुलना कर देते हो, कंपेयर कर देते हो, तो क्या बताया गया है, बी की पुत्री ए, बी की पुत्री ए है, बी की पुत्री ए है, इसका मतलब सी की पुत्री है, यही होगा भाई। अगर ए परसेंटेज बी का मतलब होता था कि बी की पुत्री ए है, तो अब की बार सी की पुत्री एम हो जाएगी। भाई परसेंटेज तो वही है जो मतलब इसका था, वैसे ही मतलब इसका होगा, सी की पुत्री एम है। तो अगर सी की पुत्री एम होगी तो बताओ एम एक लड़की हुई कि नहीं हुई, तो एम एक लड़की हुई, मतलब एम के ऊपर माइनस का निशान बना, जबकि एम के ऊपर आपको निशान कौन सा चाहिए था, प्लस। पहला ऑप्शन बेकार है, किसी काम का नहीं। इसमें भी आप एम पर ही ध्यान देना, केवल एम पर ही। तो अब ये देखो कि एम के साथ रिश्ता क्या जुड़ा हुआ है, मतलब निशान परसेंटेज और आगे कौन लिखा है, तो केवल आप इतने को देखो क्या दिया हुआ है, एन परसेंटेज एम। बेटा एन परसेंटेज एम का मतलब वही होगा ना जो ऊपर ए परसेंटेज बी का दिया था। बताओ ए परसेंटेज बी का मतलब क्या था, ए परसेंटेज बी का मतलब ऊपर क्या दिया था, ऊपर देख के बताओ, बी की पुत्री ए है। तो अगर बेटा ए परसेंटेज बी से तुलना कर देते हो तो बी की पुत्री ए है, तो अब की बात एम की पुत्री एन है। तो अगर एम की पुत्री एन है तो एन एक लड़की होगी, लेकिन एम के ऊपर तो जेंडर नहीं पता चला ना, क्योंकि एक पिता की भी पुत्री हो सकती है और एक मम्मी की भी पुत्री हो सकती है। एम के ऊपर अभी जेंडर नहीं पता चला है, एम पुरुष भी हो सकता है और महिला भी, अभी कंफर्म नहीं है। जबकि आपको एम के ऊपर चाहिए क्या था, पुरुष प्लस चाहिए, तो यहाँ पर एम दोनों ही हो सकता है भाई। अगर एम की पुत्री एन होगी, भैया एक पिता की भी पुत्री होती और एक माता की भी पुत्री होती। एम के बारे में भी आप कुछ कह नहीं सकते, जाने दो, हटाओ, तीसरे में आ जाओ। देखो एम कहीं दिखाई पड़ रहा है, एम, और एम के साथ जो भी रिश्ता है बस उसी रिश्ते को देखो क्या है, एम माइनस सी। बेटा एम माइनस सी का मतलब वही होगा जो ऊपर ए माइनस बी का बताया गया था। ऊपर ए माइनस बी का मतलब क्या बताया था, ए माइनस बी, जल्दी बताओ, ए बी का भाई है। तो अगर ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो एम माइनस सी का मतलब होगा कि एम सी का भाई है। तो अगर एम सी का भाई होगा तो क्या एम एक लड़का होगा कि नहीं होगा, एम एक लड़का होगा, जबकि एम चाहिए तो लड़का ही था। आंसर यही सही। लास्ट वाला भी देख ही लो, लास्ट वाले में कहीं एम दिख रहा है, एम, जब एम दिखा ही नहीं पड़ रहा है तो रिश्ता कहां से बता देंगे, तो बिल्कुल गलत हो गया। बताइए आंसर कौन सा हुआ, क्या बात समझ रहे हैं। ये बात हो गई बेईमानी की, कि आपने एक जेंडर देख लिया, किसका जेंडर दिया है, और जिसका जेंडर दिया है बस उसी व्यक्ति से हमको मतलब रखना है, ठीक। एक तो ये बात हो गई। अब ईमानदारी से करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं काम करता हूं, इसी थर्ड वाले ऑप्शन को जरा अच्छे से डिटेल में लिख के दिखा देता हूं। एम माइनस सी, बेटा एम माइनस सी से शुरुआत करते हैं। एम माइनस सी का मतलब क्या होगा, जल्दी से ऊपर देख के बताओ निर्देश। एम माइनस सी का मतलब क्या होगा, एम सी का भाई है। तो काम किया हमने, एम सी का भाई है, सही चल रहा है। हाँ बेटा सी परसेंटेज एफ का मतलब, सी प्रतिशत एफ का मतलब ऊपर देख के बताओ, जो ए परसेंटेज बी का था। हाँ अच्छा, एफ सी की पुत्री है, सही बात है ना।
भाई ये बताइए ए परसेंटेज बी का मतलब क्या था? बी ए की पुत्री है, तो अब की बार एफ सी की पुत्री है, तो एफ सी की पुत्री है, एफ सी की पुत्री है। आप बताइए आपके हिसाब से क्या एफ जो है वो सी की पुत्री हो रही कि नहीं हो रही? सही बेटा, एफ परसेंटेज एन का मतलब क्या होगा? एन एफ की पुत्री है, तो एन एफ की पुत्री है, तो हमने इस हिसाब से बना लिया कि एन एफ की पुत्री है। सही बात है? ठीक। अच्छा, अब जरा इस समय गौर करिएगा सर कि सी की बेटी ये, ठीक, सही बात है। तो अब देखिए कहा क्या गया था, क्वेश्चन बोला क्या गया था? बोला ये गया था तो बताइए कि निम्न में से कौन सा विकल्प एन का पोता या देवता एम उल्टा हो गया क्या? एफ सी की पुत्री, ऐसा नहीं हो गया? नहीं, तो परसेंटेज का मतलब दिया क्या था? बी की पुत्री ए है, ये हमने जो नीचे बनाया ये ऊपर होना चाहिए, ये उल्टा हो गया ना। एफ सी की पुत्री नहीं, सी एफ की पुत्री, ऐसे होगा ना, तो मतलब उल्टा बना दिया। अब सही है? अब ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? एफ किसकी बेटी है? एन की। अब सही, माइनस माइनस। हाँ, आप देखो बेटा इस समय एन की बेटी है एफ, और बेटी की बेटी जो होती है वो नातिन होती है। क्या हम सही बोल रहे हैं भाई? एन की बेटी जो होगी वो नातिन होगी, और नातिन का अगर कोई भाई है तो वो नाती होगा कि नहीं होगा? नाती कह लो, चाहे आप देवता कह लो, चाहे पोता कह लो, बात वही, ठीक है। तो एम जो है वो एन का पोता या देवता हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये ईमानदारी से चेक करने का तरीका होता है। चलिए बताइए, और इस पेज में कोई और सवाल? 41 तक जल्दी बोलिए, फिर एक सवाल हम आपको बोलते हैं, बिल्कुल एडवेंचरस आपके लिए नया, जल्दी बोलो बेटा। और कोई सवाल? कल आपको एक सवाल हम देंगे शीट में, मतलब छोटे से आधी शीट रहेगी आधे पेज की, उसमें प्रिंट करके एक सवाल देंगे। वो सवाल कौन सा होगा कि अभी तक आपने ये तो ब्लड रिलेशन के लगा लिए जो पजल बेस्ड है, जो सिंबल बेस्ड है, निशानों पर आधारित है, प्रतीकों पर आधारित है, ये सब तो लगा लिए। एक सवाल भी बच गए जो आपने नहीं लगाया है, और शायद अगर आप उनको ना लगवाएं तो कभी लगाओगे भी नहीं। रीजन क्या है कि उनसे बचना चाहते हो हमेशा। क्या अगर मुसीबत से मुंह मोड़ ले तो क्या मुसीबत हमसे मुंह मोड़ेगी कभी? नहीं सर, वो जरूर आएगी सामने, वो आपको डराएगी। एक परिवार में 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य, और वो सभी एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं, सभी केंद्र की ओर मुंह करके। उसमें बोला जाता है कि ए का भाई डी की पत्नी के बाएं तीसरा बैठा है। सुनिए सवाल, सुनिए। मैं एक काम करूंगा, क्योंकि ये सवाल ज्यादा लेंथी होते हैं तो इनको लिखवाने में भी टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक शीट के रूप में दे दूंगा, है ना, तो उससे प्रैक्टिस करने में आसानी भी रहेगी। मैं लगवाऊंगा भी इनको, एक सवाल लिखो, एक बस पैक कर लिया, जल्दी। हाँ, नहीं इसमें भी करवाएंगे ब्लड रिलेशन का। भैया एक सवाल लिखो जल्दी से। यदि ए जो बी की पत्नी है, जो बी की पत्नी है, कॉमा लगाइए, कॉमा, जो सी के पिता हैं, वैसे बेटा कॉमा लगाइए, जो डी की बहन है, जो डी की बहन है, कॉमा लगाइए, जो ई की इकलौती भांजी है, जो ई की इकलौती भांजी है, भांजी है, इकलौती भांजी है, फुल स्टॉप लगा दीजिए कोड में ना। तो बताइए कि ई का, तो बताइए कि ई का ए से क्या संबंध है? तो बताइए कि ई का ए से क्या संबंध है?
बताइए कि ई का ए से क्या संबंध है? भैया कुछ उम्मीद? जरा कोशिश करिए, बढ़िया, शाबाश, प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूं। आप पहले प्रयास करिए जल्दी से। अगर आपको लगता है कि जेंडर नहीं पता है तो आप निर्धारित नहीं कर सकते भी आंसर दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी अधूरी है, अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या था जरा बोलिए। यदि ए जो बी की पत्नी है, आगे बताओ, जो सी के पिता है, आगे बताइए, जो डी की बहन है, डी की बहन, जो ई की इकलौती भांजी। बस इतना ही है। आइए देखते हैं। बेटा देखिएगा सब गौर करना, ए जो बी की पत्नी, कभी भी ध्यान रखना, सुनो, ये जो शब्द होता है, जो बेटा ये जो शब्द होता है, ये जो शब्द हमेशा उसके लिए इस्तेमाल होता है जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है, नजदीक में है। अब कभी भी ध्यान रखना, शब्द के दाहिनी तरफ मत देखना, शब्द के राइट साइड में कभी मत देखना, शब्द के बाईं तरफ चलना, लेफ्ट साइड में चलना। जो पास में, बात उसी के लिए, बात उसी के रिस्पेक्ट में। तो बताओ ये जो शब्द के पास में कौन है? ए। तो मतलब ये जो बोला गया वो ए के लिए बोला गया। तो क्या इस जो को काट कर इसकी जगह ए लिख सकते हैं? तो ए बी की पत्नी है। क्या एक पॉइंट ये तैयार हुआ? सही बात है। तो आपने क्या किया? ए बी की पत्नी है, ऐसे बना दिया। सही बात है बेटा, ए बी की पत्नी है। हाँ, आगे देखो, ये जो किसके लिए? चलते जाओ, फिर सी बोले, ऐसे कैसे बोले? इसके लिए भाई जो शब्द के बाईं तरफ चलो, कभी भी दाहिनी तरफ मत देखा करो, राइट साइड पे मत देखा करो, हमेशा बाईं तरफ देखो, लेफ्ट साइड में। तो जब तुम इस जो शब्द से चलते जाओगे तो ज्यादा पास में कौन मिलेगा? ज्यादा पास में बी मिलेगा कि ए मिलेगा? बी मिलेगा। तो जो पास में मिल रहा है, बात उसी के रिस्पेक्ट में। तो ये जो बोला गया है किसके लिए? बी के लिए। तो क्या जो काट के बी लिख सकते हैं? तो पॉइंट पता है क्या बना? बी सी के पिता है। सी के पिता है। अच्छा, आगे पढ़ो। आगे वाला जो किसके लिए बताओ जरा? किसके लिए? पक्का? शाबाश, सी के लिए। पढ़ो क्या पॉइंट हुआ? सी डी की बहन है। सी जो है वो डी की बहन है। सी अगर डी की बहन होगी, सी अगर डी की बहन होगी, सी अगर डी की बहन होगी, तो बताओ क्या बहन इस समय बहन हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। अच्छा, आगे बताओ, ये जो किसके लिए? डी के लिए। तो डी जो है वो ई की इकलौती भांजी है। तो ई की अगर इकलौती भांजी है, अगर ई की इकलौती भांजी है, ई की इकलौती भांजी है, इकलौती भांजी है। हाँ, जरा गौर करना भैया, इस समय अगर आप ध्यान दोगे तो ये सी और डी जो दोनों बच्चे हैं,
में इकलौती भांजी कैसी है? इकलौती शब्द हटा दो, अच्छा तभी कंफ्यूज थे हम हैं। इकलौती हटा दो, अब ठीक है, भांजी बोलते हैं, अब चलेगा? अच्छा वो हम भूल गए थे कि इधर पे इसको लड़की पता चुके हैं। खैर अब सही है ना बेटा, भांजी बोल दो, इकलौती हटा दो। हाँ अब बताओ बेटा, अब जरा गौर करो, इस समय अगर आप देखो क्या सी डी दोनों बहनें हैं आपस में? ये दोनों बहनें जो दोनों बच्चियां हैं, इनके मम्मी पापा कौन है? बी और ए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों बच्चे जो हैं, अगर वो ई के भांजे हैं, ई के भांजी हैं, तो जाहिर सी बात है कि ई उनके मामा हुए कि नहीं हुए? और ई अगर मामा हुए, अगर ई मामा हुए तो बताओ क्या उनकी मम्मी के भाई होंगे कि नहीं होंगे? मम्मी के भाई होंगे। क्या बात समझ में आई? पूछा यही गया था कि बताइए ई का पूछा था ना शायद, ई का ए से क्या संबंध है? तो बताओ जो ई है वो ए का क्या लगेगा? भाई। भैया समझ पाए? ठीक, नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया? मिलते हैं कल की क्लास में और नए टॉपिक के साथ। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं शीट जो बता रहा हूँ वो भी दूंगा, आपको एक क्वेश्चन मतलब मेरे पास। ठीक है, धन्यवाद। भारत माता की जय।